नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप की मिट्टियाँ या सॉइल टाइप्स ऑफ यूरोप। जिस तरह से वनस्पति जो है जलवायु का प्रतिबिंब होती है, उसी प्रकार ही जो मिट्टियाँ होती हैं उस क्षेत्र की, वो वहाँ की भूगर्भिक संरचना और जलवायु आदि की दशाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। अब यूरोप की यदि हम बात करें तो यूरोप में विभिन्न प्रकार की जलवायु है और भूगर्भिक संरचना भी विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। तो इस कारण वहाँ पर मिट्टियाँ भी जो हैं विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं। इन मिट्टियों में जो है विभिन्न प्रकार के खनिज, हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी को सहन करने की क्षमता, ह्यूम्स की मात्रा, ये सब जो है वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के अनुकूल जो है कई प्रकार की चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं। यूरोप में मुख्य यदि हम मिट्टियों की बात करें तो पॉडज़ोल है, पॉडज़ोलिक है, चिरनोज़म है और स्टेपी टाइप की जो मिट्टियाँ होती हैं या हिमोर्स के द्वारा जो बनती हैं वो है, या जो एलुवियल सॉइल होती है या टेरारोसा टाइप की जो मिट्टियाँ होती हैं, ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉडज़ोल सॉइल की। इस प्रकार की जो मिट्टी है यूरोप में टैगा वन प्रदेश में विकसित होने वाली मिट्टी है, जहाँ लंबी शीत ऋतु और हम कह सकते हैं बहुत ही कम समय के लिए ग्रीष्म ऋतु के कारण टैगा जो वन क्षेत्र है वहाँ पर कोणधारी वन विकसित होते हैं, जिसमें कि लोहांश और एल्यूमिनियम का अनुपात अधिक रहता है और हम कह सकते हैं जैव तत्व, कैल्शियम आदि खनिजों की कमी पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है सामान्यतः उपजाऊ होती है और स्कैंडिनेविया तथा रूस के उत्तरी भागों में ये देखने को मिलती है। फिर दूसरी है पॉडज़ोलिक सॉइल। ये मिट्टी पॉडज़ोल सॉइल वाले टैगा वन के दक्षिण में विकसित हुई है। मिश्रित वन की जहाँ पर चौड़ी पत्तियों के जब पतझड़ होता है उनके गिरने से इस मिट्टी में जो है जैव पदार्थों का अनुपात पॉडज़ोल की अपेक्षा अधिक पाया जाता है और उससे मिलती जुलती होने के कारण इसे पॉडज़ोलिक कहा जाता है। तीसरी है चिरनोज़म। ये जो मिट्टी है शीतोष्ण कटिबंध या हम कह सकते हैं स्टेपी घास वाले भागों में अधिकतर विकसित होती है। ये काले या भूरे रंग की होती है और इसमें जो है ह्यूम्स और चूना की जो है प्रधानता पाई जाती है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है और इसी कारण इसमें अधिकतर खाद्यान्न फसलें, विशेष करके गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसका जो विस्तार है यूरोप के, जैसा आपको बताया गया था, स्टेपी के जो प्रदेश हैं यूक्रेन तथा रूस में देखने को मिलता है। फिर यूरोप के एकदम उत्तर में टुंड्रा सॉइल होती है, टुंड्रा प्रदेश में जो मिलती है अधिकांश। ये जो क्षेत्र है हिमाच्छादित रहते हैं या वर्ष भर हिम से ढके रहने के कारण मिट्टी का जो निर्माण है वो बहुत ही धीमा होता है या हम कह सकते हैं नहीं हो पाता है। और इस मिट्टी में जो मोटाई होती है 5 से 10 सेंटीमीटर तक ही गहरी होती है। इस मिट्टी में जैव पदार्थ और खनिजों का अभाव जो है बहुत ही कम होता है, पाया जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी जो है बहुत फर्टाइल नहीं होती, अनुपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी है अधिकतर स्कैंडिनेविया और उत्तरी रूस के जो टुंड्रा प्रदेश वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलती है। एक होती है रेडज़िना। ये काले रंग की है मिट्टी, चूना पत्थर और जहाँ पर हम कह सकते हैं खड़िया या प्रदेश घास के नीचे अधिकतर विकसित होती है। इस तरह की मिट्टी दक्षिणी यूरोप में बिखरे हुए रूप में देखने को मिलती है। फिर एक होती है टेरारोसा सॉइल। ये लाल रंग की और अंतकटिबंधीय मिट्टी है, जो कि हम कह सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेशों के जो चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं
उनमें विकसित होती है। चूना पत्थर के घुल जाने के पश्चात जो पदार्थ निचले स्तर में चले जाते हैं और अघुलनशील जो पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं, रह जाते हैं, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लोहा की प्रधानता के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टी जो है इटली, यूगोस्लाविया के जो मतलब तली वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर एक और मिट्टी यूरोप में मिलती है जिसे हम कहते हैं मोर मिट्टियाँ, मोरेन सॉइल कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण जो है हिमनद द्वारा निक्षेपित जो पदार्थ होते हैं, जैसे बोल्डर होते हैं, छोटे छोटे हम कह सकते हैं शैलों के या चट्टानों के खंड होते हैं, बजरी होती है, रेत होती है, मृत्तिका होती है आदि के, उनका जो निक्षेप होता है उसके परिणाम स्वरूप जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी जो है हिमानी प्रभावित क्षेत्रों में अधिक मिलती है। इसमें जो लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती, जो हम कहते हैं ना हॉरिजॉन, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर यूरोप के कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है जिसे हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। विशेष करके यूरोप के जो नदी बेसिन और जो डेल्टाई या जो नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद जहाँ पर जमा होते हैं या अवसादी जो निक्षेप होते हैं उनमें जलोढ़ मिट्टी की उत्पत्ति होती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा परतदार मिट्टी होती है और इसकी रचना जैसा कि हम जानते हैं अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप होती है। और यूरोप में जो है ये मिट्टी अधिकतर नदी घाटियों वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसमें राइन है, राइन नदी का डेल्टा है, आपकी वोल्गा है, पो रिवर है, नीस्टर है, नीपर है, डॉन है। यदि हम कह सकते हैं जैसे भारत में हम कहते हैं ना गंगा यमुना के मैदान में अवसादी मिट्टी है या एलुवियल सॉइल, उसी तरह ही नदी घाटियाँ जहाँ पर भी होती हैं और वहाँ पर ये जो है नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी जो है या एलुवियल सॉइल जो है पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है बहुत ही, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल एक नई मिट्टी जमा होती है, इस कारण से उसमें उपजाऊ तत्व भी अधिक होते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यूरोप का अधिकतर जो कृषि है वो इन नदी घाटी क्षेत्रों में ही विशेष रूप से होती है और ये जो नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं ये यूरोप के अधिकतर दक्षिणी भाग में ही आपको नदियाँ जो है देखने को मिलती हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकतर नदी है। कुछ नदियाँ उत्तरी भाग में भी, उत्तरी पश्चिमी भाग में भी हैं, जिनमें कि अधिकतर कृषि जो है इन्हीं क्षेत्रों में विकसित हुई है, क्योंकि ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है और वर्ष भर मतलब हर वर्ष जो है आपको नई मिट्टी की परत देखने को मिलेगी। इसमें खनिज तत्व और अन्य सारे जो मिनरल्स होते हैं वो भी इन मिट्टियों में मिले रहते हैं। तो ये थे हमारी यूरोप की प्रमुख मिट्टियाँ। इसके बाद हम कल जो है बात करेंगे कृषि पर। थैंक यू।